न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बात यूपी के महादंगल की और सवाल ये कि यूपी चुनाव में क्या हिंदू वर्सेस मुसलमान होगा। क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का फोकस हिंदू वर्सेस मुसलमान पर हो चुका है? सूबे के अलग अलग इलाके में जिस तरह से जातियों को साधा जा रहा है, ठीक वैसे ही मुस्लिम वोटों के लिए भी हिसाब और गुणा गणित बिठाया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच यूपी के चुनाव में नफरत का लाउडस्पीकर भी जोर शोर से बजने लगा है। यूपी के सियासी महादंगल में जारी हेट स्पीच के दौर के बीच हैदराबादी भाईजान ओवैसी मुसलमानों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के 80 वर्सेस 20 की लड़ाई के जवाब में 99 वर्सेस 1% की लड़ाई का नारा बुलंद कर रहे हैं। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं बना होने की मिले। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे। यूपी चुनाव में नेताओं के नफरती लाउड स्पीकर जोर शोर से बजने लगे हैं और इसी रेस में हैदराबादी भड़काऊ भाईजान सबसे आगे नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन नापने निकले हैदराबादी भाईजान की जुबान पर लगता है जिहाद का असली रंग चढ़ने लगा है। यूपी में मुसलमानों के रहनुमा बनने को बेचैन असउद्दीन ओवैसी नफरत के तेजाब को उड़ेलकर मुस्लिम वोट काटने की फिराक में हैं। एक तरफ ओवैसी यूपी चुनाव को मुसलमानों के हक की लड़ाई बता रहे हैं, लेकिन इस इल्जाम के साथ कि मुसलमानों की सियासी आवाज को दबाया जा रहा है। ओवैसी बीजेपी की जीत का डर दिखाकर वोट मांग रहे हैं, तो साथ ही चुनाव को मजहबी रंग देने की कोशिश भी करते नजर आते हैं। मेरा मानना यह है कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज की पॉलिटिकल वॉइस को दबाने की कोशिश हो रही है। ये जो लड़ाई है, ये पूरे कमज़ोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। जो 99% है और 1% संघ है, तो ये उसकी लड़ाई है। चूंकि यूपी चुनाव के पहले चरण में कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ जैसी वो सीटें शामिल हैं जो मुस्लिम बहुल आबादी के लिए जानी जाती हैं, इसलिए ओवैसी मुसलमानों के असल मसीहा बनने को बेताब हैं। ये बेताबी उनके बयानों में साफ झलकती भी है। यूपी चुनाव में इस बार पूरी तैयारी के साथ उतरे ओवैसी ने जब गठबंधन का ऐलान किया तो 2 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला भी सबके सामने रखा। इस फॉर्मूले के मुताबिक 5 साल के कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री होंगे, जिनमें एक दलित समाज और एक ओबीसी समाज का होगा। 3 डिप्टी सीएम होंगे, जिनमें एक मुस्लिम समुदाय का होगा। दलित और ओबीसी वोट बैंक को मुसलमानों के साथ लाकर ओवैसी एक नया राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो बार बार जहरीली भाषा भी बोल रहे हैं। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? अरे अब उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा योगी है और मोदी है। अब इसको बचाने के लिए नहीं, अब इनको इस प्रदेश को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली है। इस प्रकार की बातें बोलकर लोगों की भावनाओं को आहत मत करो और इतना जान लो, अभी 25 साल 30 साल तक बीजेपी को कोई हिलाने वाला माइका लाल पैदा नहीं हुआ। दरअसल यूपी में मोदी योगी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास की काट ओवैसी को अपने ऐसे ही भड़काऊ बयानों में नजर आती है। ओवैसी को लगता है कि मुसलमानों को योगी मोदी के खिलाफ भड़काकर वो बड़ी आसानी से मुस्लिम आबादी के वोट को अपने पाले में खींच सकते हैं। इसीलिए
तो ओवैसी कभी अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र करते हैं, 3 तलाक का मुद्दा छेड़ते हैं, लिंचिंग में हिंदू मुसलमान खोजते हैं, CAA के नाम पर भड़काते हैं, मुसलमानों पर अन्याय की बात करते हैं और सरेआम सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को भड़काते हैं। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं ना कभी रहूंगा। ओवैसी को लगता है कि धर्म के नाम पर यूपी में मुसलमानों को वो बड़ी आसानी से अपनी रहनुमाई में ला सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसी हेट स्पीच से यूपी का चुनाव अब हिंदू वर्सेस मुसलमान पर फोकस हो चुका है? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को अपना हमदर्द नेता मान रहा है? ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने सबसे पहले उस कैराना के मुसलमानों का मूड जाना, जहां से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। ओवैसी तो अपने आप को मुसलमानों का नेता बताते हैं। यहाँ पर ओवैसी आए तो क्या होगा? क्योंकि जब मैं शहर में दाखिल हुआ, सारी पार्टियों के पोस्टर है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर है, बसपा यहाँ पर है, सपा यहाँ है, बीजेपी यहाँ है, कांग्रेस यहाँ है, AIMIM का भी पोस्टर लगा है। यहाँ के मुसलमान किसको अपना नेता मान रहे हैं? यहाँ के मुसलमान तो सभी को अपना नेता मान रहे हैं। यहाँ पे नेता ही नहीं है कोई। 2 ही परिवार हैं, एक मुनव्वर हसन का, एक हुक्म जी का। यही चुनाव लड़ते हैं, आधे इनके साथ आधे इनके साथ, कभी वो जीत जावे कभी वो जीत जावे। तो यहाँ कोई आपस में ऐसा कुछ है नहीं। और ओवैसी का तो यहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कतई खत्म। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, बरेली के मौलाना तौकीर रजा के भी नफरत से भरे भाषण सामने आए, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस से हाथ मिलाया है। भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हालांकि यूपी के सियासी महादंगल में धर्म कांड का पहला दांव जिन्ना के जिन्न को बोतल से निकालकर कथित सेक्युलर सियासत के झंडा बरदार समाजवादी अखिलेश यादव ने चला था। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बेचैनी बढ़ी तो अखिलेश जिन्ना प्रेमी हो गए और बीजेपी अखिलेश पर हमलावर हो गई। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। भारत की धरती पर जन्म लेना ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। उन जिन्नावादियों के चक्कर में आप मत पड़िएगा। जो लोग जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं, भारत को तोड़ने वाला व्यक्ति, भारत को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता है। यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे ओवैसी ये कहने से नहीं चूकते कि अखिलेश मुसलमानों की बात करने से डरते हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना को अपना रोल मॉडल तो नहीं मानते हों, लेकिन उनकी नफरत वाली सियासत जिन्ना से कम भी नहीं दिखती। सीनियर ओवैसी से लेकर जूनियर ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता नफरत के अपने इसी एजेंडे को आगे बढ़ाते दिखते हैं। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने है कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा 2 बच्चे अच्छे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे? वोट नहीं होगा। ओवैसी और उनकी पार्टी के सियासी कारिंदे पिछले विधानसभा चुनावों में धर्म भेद और नफरत की इसी राजनीति को लेकर यूपी के मैदान में उतरे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने उन्हें भाव नहीं दिया था, बल्कि हैदराबादी भाईजान को घाव ही लगा दिया था। 2017 में AIMIM ने यूपी में कुल 38 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे और एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। यहां तक कि 38 में से 37 प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई थी। पूरे यूपी में ओवैसी को वोट मिले थे 2 लाख से कुछ ज्यादा, यानी महज 0.24%। ओवैसी भले ही मुसलमानों का मसीहा बनना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमान ओवैसी को लेकर क्या सोचते हैं, इसका जवाब यूपी की राजधानी लखनऊ के मुसलमानों से जान लेते हैं। बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं, बहुत काबिल बैरिस्टर भी हैं, लेकिन उनका यहाँ आने से मकसद क्या है भाई? यहाँ पे वो आके सिर्फ नुकसान पहुँचा देंगे। वो अपना हैदराबाद देखें, हैदराबाद में 8 सीटें हैं, 7 जीतते, एक और बढ़ा लें वहाँ पे। यहाँ पे ना आए, हम लोग की ये अपील है। वहाँ पर सिर्फ 7 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर पूरा उत्तर प्रदेश लड़ने के लिए आए। तो बिहार लड़ने गए थे,
बंगाल लड़ने गए थे, आप लोगों ने सब देखा, अब यहाँ भी आ रहे हैं, तो यहाँ आने से क्या है, नुकसान ही तो पहुँचाएंगे। लगता है आपको वोट काटेंगे, बटेंगे, या उनकी भी सीटें निकलेंगी? कितनी निकलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, वोट कटवा हैं वो, और बिहार का भी चुनाव उन्हीं की देन है जो नीतीश कुमार जी जीते हैं, नहीं तो लालू जी की सीट निकल ली थी वहाँ से। उनका बहुत बड़ा रोल रहता है हिंदू मुसलमान को बांटने का। अब जब यूपी के महादंगल में नफरती लाउडस्पीकर जोर शोर से बज रहे हैं, एक्शन, रिएक्शन और फ्रैक्शन वाली पॉलिटिक्स तेज है, जालीदार टोपी और लुंगी का जिक्र भी हो रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल, रिवाल्वर, बंदूक लिए हुए, व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। बिना नापतौल की नफरत और भेद की सियासत को फेंट रहे ओवैसी को बंगाल में मिली चोट अभी भूली नहीं है। यूपी की चुनावी हवा में ये चोट और पीड़ा दे रही है, लिहाजा जुबान का बेकाबू होना लाजमी है। लेकिन बीजेपी ओवैसी से लेकर जिन्ना प्रेमियों, दंगावादियों और तमंचावादियों पर तगड़ा प्रहार कर रही है। जो अराजकता फैलाते हैं, जो गुंडा माहौल खराब करते हैं, जो जेएनयू में नारा लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये लोगों की जरूरत नहीं देश में है, ये लोगों की जरूरत नहीं है यूपी में। फिलहाल यूपी की राजनीति धर्म वाली लाइन पर ही ज्यादा हो रही है। विपक्ष सत्ता में हिस्सेदारी पाने को बेताब है, तो वहीं भगवा पार्टी दूसरी बार ताजपोशी के लिए बेकरार है। टीम न्यूज़ नेशन। असल में यह बात किसी से छिपी नहीं है कि यूपी में मुसलमान एक बड़ा वोट बैंक है। 19% वोटर है, मुसलमानों के एकमुश्त वोट पड़ते हैं, इसीलिए सारी पार्टियां इन्हें रिझाने की कोशिश करती हैं ताकि ये सत्ता तक आसानी से पहुंच सके। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि यूपी में मुसलमानों का एग्जैक्ट फिगर क्या है जो इन्हें सियासी पार्टियों के लिए जरूरी और उनकी मजबूरी दोनों बनाता है। इस ग्राफिक्स को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तब आपको यूपी की सियासत में मुसलमानों की स्थिति क्या है, क्यों इन्हें रिझाने की कोशिश की जाती है, यह आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 30 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी करीब 40% है। इन सीटों पर अगर मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ जाए तो आप समझिए किसी भी पार्टी के लिए जीत की गारंटी बन जाता है, यानी सत्ता की सीढ़ी चढ़ना उसके लिए बेहद आसान हो जाता है। एक और स्थिति आपके सामने रखते हैं। इन सब के अलावा यूपी में विधानसभा की 43 सीटें ऐसी हैं 403 में से, जहां पर 30 से 39% मुस्लिम वोटर हैं। ये भी मुसलमानों की स्थिति को निर्णायक बनाते हैं, यानी ये जीत हार बखूबी तय कर सकते हैं। हालांकि 30 से 39% मुस्लिम मतदाताओं वाली इन 43 सीटों पर पिछली बार अखिलेश यादव को सिर्फ 1 सीट मिली थी, यानी उनके लिए मेहनत इस पर ज्यादा है, जबकि बीजेपी को 42 सीटें मिल गई थी। जाहिर है यहां पर भी मुस्लिमों का ध्रुवीकरण हुआ, बीजेपी विरोधी पार्टियों के लिए घाटे का सौदा साबित हो गया। सवाल ये कि इस बार के चुनाव में क्या होगा। इसके अलावा 70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 20 से 29% है, यह भी एक निर्णायक वोट है। लेकिन अगर इसमें दूसरा कास्ट समीकरण जुड़ जाए तो फिर यह निर्णायक स्थिति में पहुंच जाता है। इसके अलावा यूपी में 260 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 20% से कम है, यानी इन सीटों पर भी दूसरे कास्ट समीकरण के बिना मुस्लिम वोट आपको जीत की गारंटी नहीं दिला सकते। यानी मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन दूसरे जातियों के वोट यानी सामाजिक समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला आपको अपनाना होगा और वो कारगर साबित हो, ये एक स्थिति होगी। पिछले यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के वोटिंग ट्रेंड पर अगर गौर करते हैं तो वो स्थिति भी आपके सामने रखते हैं कि क्या समीकरण रहे थे। पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 45% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया था, जबकि 19% मुस्लिम वोट बीएसपी के खाते में चले गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले विधानसभा के चुनाव में करीब 5% मुसलमानों ने बीजेपी के लिए वोट किया था, यानी पिछले चुनाव में भी मुसलमान वोट इंटैक्ट नहीं था, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और खामियाजा मिला समाजवादी पार्टी को। यह स्थिति पिछले चुनाव में जो मुसलमान वोट बैंक ने जिस तरीके से वोट किया उसका ट्रेंड ये रहा। पिछले 2 चुनावों के नतीजे बताते हैं कि मुस्लिम बहुल जिलों की ज्यादातर सीटें जिसके पास होती हैं, यूपी की सत्ता पर उसी का कब्जा होता है। लिहाजा 2022 में भी ऐसा ही होने की पूरी संभावना है। पिछले चुनाव में बीजेपी इन सीटों पर मुस्लिम वोटों के बंटवारे की वजह से ज्यादातर सीटें जीत पाई थी, लेकिन अब मुसलमानों को लुभाने के लिए सबसे बड़ा सेकुलर कौन है,
ये साबित करने की रेस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में चल रही है। अखिलेश से लेकर प्रियंका तक अपनी अपनी पार्टियों के लिए मुस्लिम वोटों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से। एक रिपोर्ट आप देखिए। दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़ते फिरेंगे? जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रंग अब तेजी से बदल रहे हैं। ये वो रंग हैं जो अब तक पर्दे के पीछे था, लेकिन अब खुलकर सामने आ गया है। चुनाव में पार्टियां सांप्रदायिक दांव खेल रही हैं। ओवैसी से लेकर अखिलेश और प्रियंका तक अपनी अपनी पार्टियों के लिए मुस्लिम वोटों को लुभाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से कांग्रेस ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले तौकीर रजा से हाथ मिलाया है, तो वहीं हिंदू मुसलमान की बात कर रहे इमरान मसूद को समाजवादी सिपाही बनाया है। मौलाना तौकीर रजा का असली चेहरा भी भड़काऊ भाईजान वाला है। ये वही तौकीर रजा है जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले नफरत से भरे अपने भाषण में हिंदुओं को धमकी दी थी, तो वहीं बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों को शहीद का दर्जा देने की वकालत की थी। अगर बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अपने नफरत भरे इस भाषण के एक हफ्ते बाद मौलाना की तस्वीर प्रियंका गांधी के साथ नजर आई और बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई, इस आरोप के साथ कि कांग्रेस इस मौलाना के साथ गठबंधन करके यूपी चुनाव में नफरत का रंग घोल रही है। ठीक इसी तरह से गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार नाहिद हसन भी समाजवादी पार्टी की मुसीबत बने हैं। अखिलेश ने नाहिद हसन को कैराना से उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी ने याद दिलाया कि वे वही नाहिद हसन हैं जिन्होंने 5 साल पहले कैराना से हिंदू परिवारों का पलायन करवाया था। माफियाओं को संरक्षण दिया, पेशेवर अपराधियों को शागिर्द बनाकर के प्रदेश में लूटमाट मचाई, कैराना में व्यापारियों और हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कैराना से टिकट दे दिया। बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, लोनी में, मुरादाबाद में, अमरोहा में एक लंबी फेहरिस्त है। देखते जाइए किस प्रकार के लोगों को टिकट दे रहे हैं, यह उनकी सोच बताती है। नाहिद हसन की तरह इमरान मसूद भी अखिलेश की दुश्वारियां बढ़ा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जब इमरान बेटिकट हो गए तो वो हिंदू मुसलमान की बात करने लगे। दुआ कर अल्लाह से, बहुत बना लिया। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़ते फिरेंगे? पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया। अब बड़ा सवाल ये भी है कि बीजेपी को शिकस्त देने में जुटी इन विपक्षी पार्टियों को हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वालों को पार्टी में जगह देने का फायदा होगा या नुकसान? कहीं ये उनके लिए सेल्फ गोल जैसा तो नहीं हो जाएगा? ट्रेंड इस बार क्या रहता है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। वक्त है ब्रेक का।